देवपुर के घने जंगल में रिया नाम की एक युवती तेजी से चली जा रही थी। अचानक एक पथरीले रास्ते पर उसका पैर मुड़ा और वो ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसका दुपट्टा जमीन पर फैल गया। तभी पीछे से आता विशाल तेजी से उसके पास पहुंचा। उसने रिया को उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विशाल ने धमकी भरे लहजे में कहा, अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। रिया की आंखों में डर और लाचारी झलक रही थी, पर उसके होठों पर दृढ़ता थी। नहीं, अब और नहीं। मैं कमजोर नहीं हूं। मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। विशाल ने उत्सुकता से पूछा, बताओ कौन सी शर्त? रिया ने अपनी आंखें झुकाते हुए कहा, मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति का देहांत हो चुका है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मुझे अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लो। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। विशाल एक पल के लिए गहरी सोच में डूब गया। ये औरत मेरी नौकरानी क्यों बनना चाहती है? रिया की बेमिसाल सुंदरता, उसका तेजोमय चेहरा और उसका आकर्षण विशाल के दिल को पिघला रहा था। विशाल, जो देवपुर पुलिस का एक हवसपरस्त अफसर था, बोला, ठीक है रिया, मैं तुम्हें अपनी नौकरानी रख लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं अपनी सारी इच्छाएं अभी पूरी करूंगा। तुम्हारा बारिश में भीगा बदन मेरी बर्दाश्त से बाहर है। रिया ने अपने गहरे राज को छिपाते हुए कहा, तुम जो करना चाहते हो कर लो। विशाल आगे बढ़ा और दरिंदगी से रिया पर टूट पड़ा। उसने अपनी वासना पूरी की, लेकिन हकीकत में रिया कौन थी? वो क्या चाहती थी? ये एक खौफनाक राज था जो जल्द ही सबके सामने आने वाला था। विशाल रिया को लेकर अपने घर पहुंचा, जहां उसकी मां श्रीमती वर्मा, पिता श्रीमान वर्मा और छोटा भाई रोहन रहते थे। जैसे ही वे दोनों दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, श्रीमान वर्मा ने पूछा, बेटा, ये औरत कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? विशाल ने रिया की तरफ एक पल देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये हमारी नई नौकरानी है। श्रीमान वर्मा ने एक पल के लिए रिया को घूर कर देखा। फिर विशाल ने समझाया, माँ घर के कामों से हमेशा थक जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ मदद ले आऊं। श्रीमान वर्मा ने एक गहरी सांस ली और रिया को ध्यान से देखा। उसी वक्त श्रीमती वर्मा रसोई से बाहर आईं। उन्होंने रिया को देखा और खुशी से बोली, वाह बेटा, देखा, मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल रखता है। उन्होंने रिया से कहा, चलो रसोई में आओ, मैं तुम्हें घर के काम समझा देती हूँ। रिया ने सिर हिलाया और चुपचाप श्रीमती वर्मा के पीछे चल दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो ना तो श्रीमान वर्मा ने देखी और ना ही श्रीमती वर्मा ने। रात को जब घर में सन्नाटा छा जाता, विशाल घर वालों से छुपकर रिया को काम के बहाने अपने कमरे में बुलाता। वहां वो रिया से बात करता, उसे अपने वश में करने की कोशिश करता और अपनी चालाकी पर गर्व महसूस करता। रिया चुपचाप सब कुछ सहती, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी, जैसे वो किसी बड़े राज के लिए ये सब बर्दाश्त कर रही हो। जब विशाल घर पर नहीं होता, रिया उसके कमरे में चली जाती। वो सावधानी से विशाल की अलमारी की तलाशी लेती, तकियों के गिलाफ खोलती, दराजों को टटोलती। वो कुछ ढूंढ रही थी, शायद कोई बड़ा राज, कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज। लेकिन जो वो तलाश कर रही थी, वो उसे नहीं मिल रहा था। रिया कौन थी? वो क्या ढूंढ रही थी? ये राज अब तक कोई नहीं जानता था। एक दिन घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। विशाल किसी सरकारी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। रिया, जो विशाल के जाने के बाद उसके कमरे की तलाशी ले रही थी, अचानक उसने सिर उठाया। दरवाजे के पास एक साया खड़ा था। वो श्रीमान वर्मा थे। उन्होंने चुपचाप रिया को देखा, उसकी हरकतों को ध्यान से नोट किया, लेकिन एक शब्द बोले बिना वापस लौट गए। रिया के दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हुई। उसे पता था कि श्रीमान वर्मा ने उसे देख लिया है, लेकिन उसके दिमाग में एक नया प्लान बन रहा था। उसने सोचा कि रात को जब विशाल लौटेगा तो उसका बाप जरूर उसे बताएगा, लेकिन उस रात विशाल घर नहीं लौटा। अगली सुबह श्रीमान वर्मा कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। रिया फर्श साफ करने के बहाने उसी कमरे में आई। उसने जानबूझकर अपना दुपट्टा थोड़ा ठीक किया, अपने लंबे काले बालों को सहेजा और काम में लग गई। श्रीमान वर्मा की नज़रें अचानक उस पर पड़ी।
रिया का आत्मविश्वास, उसकी गंभीरता और उसकी सहज चाल देखकर उनका मन विचलित हुआ। दिल में हलचल हुई, मगर उन्होंने खुद को संभाला और नजरें फेर लीं। वो चुपचाप उठे और कमरे से बाहर चले गए, लेकिन रिया का चेहरा और उसकी रहस्यमयी मुस्कान उनके जहन में घूमती रही। शाम को जब रिया रसोई में बर्तन धो रही थी, श्रीमान वर्मा पानी पीने के बहाने रसोई में आए। रिया ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर देखा और काम में लग गई। उसकी शांति और सधे हुए व्यवहार में एक अजीब सा आकर्षण था, जिससे कोई भी प्रभावित हो सकता था। श्रीमान वर्मा की नजरें एक पल को ठहर गईं, फिर उन्होंने जल्दी से गिलास उठाया, पानी पिया और बाहर चले गए। लेकिन रिया का चेहरा, उसकी चुप्पी और उसका रहस्य उनके ख्यालों में घूमता रहा। उसका दिलकश बदन उनके ख्यालों में बार बार उभरने लगा। आधी रात का वक्त था। घर पर सन्नाटा छाया हुआ था। विशाल अब तक वापस नहीं आया था। श्रीमान वर्मा अपने कमरे में बेचैन लेटे थे। रिया की तस्वीर उनके जहन से नहीं निकल रही थी। आखिर वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो गए। वो चुपके से अपने कमरे से निकले और सीधा रिया के कमरे की तरफ चले गए। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। रिया बिस्तर पर लेटी हुई थी, चेहरा दूसरी तरफ किए हुए, जैसे सो रही हो। लेकिन जैसे ही दरवाजे की हल्की सी आहट हुई, उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान उभरी। उसे पता था कि उसका जादू चल गया है। श्रीमान वर्मा कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ कांपते हुए रिया के लंबे खूबसूरत बालों में फिरने लगे। अचानक रिया पलटी। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। उसने श्रीमान वर्मा को अपनी बाहों में लिया और धीरे से कहा, आप मेरे हो और मैं आपकी, लेकिन ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कोई खेल खेल रही हो। रिया ने न सिर्फ विशाल को बल्कि उसके पिता श्रीमान वर्मा को भी अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया था। मगर उसका असली मकसद क्या था, ये अब तक रहस्य में छिपा हुआ था। अगली रात जब विशाल घर पर नहीं था, घर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया चुपके से विशाल के कमरे की तरफ बढ़ी और हमेशा की तरह कमरे की तलाशी लेने लगी। लेकिन इस बार भी उसे वो नहीं मिला जो वो चाहती थी। वो बिस्तर के नीचे झुकी, हाथ आगे बढ़ाया तो कोने में दीवार के अंदर एक छोटा सा खुफिया खाना दिखा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। रिया ने उस खाने में हाथ डाला। उसे एक लड़की की तस्वीर मिली, एक अंगूठी और एक लॉकेट। लॉकेट खोला तो अंदर विशाल और एक लड़की की तस्वीर लगी थी। दोनों मुस्कुराते हुए खुशी के लम्हों में कैद थे। रिया ने वो लॉकेट, अंगूठी और तस्वीर अपने दुपट्टे में बांध ली, कमरा ठीक किया और जल्दी से वहां से निकल गई। अब वो विशाल के लौटने का इंतजार करने लगी। रिया के हाथ वो राज लग गया था जो सबके दिल दहला देने वाला था। कई दिनों बाद विशाल घर लौटा। हमेशा की तरह उसने रिया को काम के बहाने अपने कमरे में बुलाया। दरवाजा बंद किया और उस पर टूट पड़ा, जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार पर। दोनों की सांसें मिली। तभी रिया ने अचानक विशाल को रोका। विशाल, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे पिताजी ने भी मेरे साथ जुल्म किया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे इस घर से निकाल देंगे। विशाल को यकीन नहीं हुआ। वो हंस पड़ा। ये झूठ है। उधर श्रीमान वर्मा अपने कमरे से निकले और रिया के कमरे की तरफ जाने लगे, लेकिन रिया वहां मौजूद नहीं थी। उनकी नज़र बिस्तर पर पड़ी एक चिट्ठी पर गई। उन्होंने वो कागज उठाया, खोला और पढ़ने लगे, जिस पर लिखा था, आज की रात विशाल के नाम। वो पलटे। अचानक विशाल के कमरे से आवाज आई, रिया, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमने मेरी जिंदगी रंगीन बना दी है। ये सुनते ही श्रीमान वर्मा का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से से विशाल के कमरे में दाखिल हुए। विशाल बिस्तर से उठा, कपड़े ठीक किए और खड़ा हो गया। श्रीमान वर्मा ने रिया से कहा, तुमने कहा था ये राज किसी को पता न चले, लेकिन तुम मेरे बेटे के साथ सो रही हो। श्रीमान वर्मा ने गुस्से से कहा। रिया ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं विशाल की हूँ और विशाल मेरा है। विशाल ने बीच में कहा, पिताजी बस कीजिए, अपनी उम्र देखिए, अपने काम देखिए, आपको हर चीज में हिस्सा चाहिए होता है।
इस लड़की के वक्त भी आपकी वही जिद थी कि मैं भी अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। अब बस कीजिए और कमरे से बाहर जाइए। श्रीमान वर्मा ने गुस्से में कहा, ये मेरा घर है, निकल जाओ मेरे घर से। इस औरत को भी अपने साथ ले जाओ। विशाल रिया को लेकर अपने पिताजी के घर से निकल गया। घर से निकलते ही रिया के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और शायद यही वो चाहती थी। असल खेल अब शुरू हुआ था। अब वो राज खुलने वाला था जो रिया अपने दिल में छुपाए बैठी थी। रिया विशाल के साथ चल गई थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। विशाल, आओ, पास ही मेरा घर है जहां मैं रहती हूँ। आज तुम्हें मैं वो तोहफा दूंगी जो तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। विशाल बहुत खुश हुआ। उसकी आंखें चमक उठी और वो रिया के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा, बेखबर कि यही तोहफा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। रिया ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। रिया और विशाल अंदर गए। विशाल ने पूछा, रिया, ये औरत कौन है? रिया ने ठंडे लहजे में कहा, ये मेरी नौकरानी है। फिर रिया ने दरवाज़ा बंद किया और उस पर ताला लगा दिया। विशाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम ताला क्यों लगा रही हो? रिया ने जवाब दिया, तुम्हें मैं तोहफा देने वाली हूँ, कहीं तुम भाग न जाओ। विशाल हंस पड़ा। बताओ मेरी जान, मेरा तोहफा कब दोगी? रिया ने कहा, मेरे पीछे आओ। रिया विशाल को घर के साथ बने एक कमरे में ले गई। उस कमरे में एक चारपाई पर कोई सो रहा था। रिया ने जैसे ही चारपाई से चादर हटाई तो नीचे एक लड़की लेटी हुई थी, जिसकी आंखें खुली थीं, जो आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे कोई जिंदा लाश, खामोश और बेजान। रिया ने कहा, विशाल, ये लो, ये है तुम्हारा तोहफा। विशाल ने जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखा, वो घबरा गया। उसके पैर लड़खड़ा गए, वो कांपने लगा। विशाल ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम इस लड़की की क्या लगती हो और ये लड़की यहाँ कैसे आई? रिया ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गम और गुस्से की आग भड़क उठी। ये लड़की अनुष्का है और मैं उसकी माँ हूँ। विशाल, ध्यान से देखो, ये वही लड़की है जिसे तुमने झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया था। तुम्हारे दिल में हवस थी, तुम मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन वो तुमसे निकाह करना चाहती थी। तुमने मेरी बेटी अनुष्का को अपने माँ बाप से मिलाने के बहाने अपने घर बुलाया और वहाँ उस पर जुल्म किया, उसकी मासूमियत को रौंदा। वहीं तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें देखा और फिर तुमने उसे भी अपने गुनाह में शामिल कर लिया। उस दरिंदे ने भी मेरी बेटी को नोचा। उसके बाद तुमने सारे सबूत मिटा दिए और अपने रसूख का इस्तेमाल करके हर जुबान को खामोश कर दिया। उस दिन से आज तक मेरी बेटी अनुष्का न हंसती है, न बोलती है, न आंखें झपकाती है, बस हर वक्त आसमान की तरफ देखती रहती है। वक्त जैसे आसमान की तरफ ठहर गया था। रिया की आवाज़ कांप रही थी। मेरा पति, मेरी बेटी अनुष्का के पिता, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने खुदकुशी कर ली। मैं भी जहर खाने वाली थी, लेकिन जब मेरी आंखों के सामने अपनी बेटी की तस्वीर आई तो मैं रुक गई और मैंने उसी दिन अपनी बेटी से और खुद से वादा किया कि मैं उसका बदला ज़रूर लूँगी। रिया की आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं नर्स नहीं हूँ विशाल। उस रात उस वीरान सड़क पर चलना, तुम्हारे घर नौकरानी बनकर आना, तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे पिताजी के साथ रहना, सब एक खेल था, एक चाल, एक बदला। वो सबूत हासिल करने के लिए ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सज़ा दिलवा सकूं। मैंने अपनी बेटी की खातिर अपनी जान पर भी तुम लोगों के नापाक जिस्मों का बोझ उठाया। लेकिन विशाल, अब वक्त आ गया है, तुम्हें तुम्हारे जुल्म की सजा मिलेगी। विशाल ये सब सुनकर कांप गया, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने और मेरे पिताजी ने किया है? रिया ने अपने दुपट्टे से एक तस्वीर निकाली और कहा, ये सबूत है जो मुझे तुम्हारे कमरे के बिस्तर के नीचे छुपे खुफिया खाने से मिला है। विशाल घबरा गया। वो आगे बढ़ा और रिया को पकड़ लिया। हंसते हुए बोला, रिया मेरी जान, ये सबूत तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा जो मैंने तुम्हारी बेटी का किया था। तुम्हारी बेटी ने बहुत शोर मचाया, बहुत फरियाद की, लेकिन मैं और मेरे पिताजी ने उसके साथ जो किया, आज वो जिंदा लाश बनकर पड़ी है। तुम्हारी हालत भी मैं वैसी ही कर दूंगा। रिया जोर से हंसी।
विशाल, इतनी जल्दी भी क्या है, जरा सब्र करो, यहाँ सिर्फ हम दोनों नहीं हैं। इतना कहकर रिया ने जोर से आवाज दी। सर आइए, मैंने साबित कर दिया है कि विशाल गुनहगार है। कमरे के साथ बने स्टोर रूम से पुलिस का बड़ा अफसर इंस्पेक्टर राकेश और कुछ कांस्टेबल अंदर आए। वो वही अफसर था जिसे रिया ने पहले ही एक खत के जरिए सूचना दी थी कि आज रात वो सबूत पेश करेगी। इंस्पेक्टर राकेश ने विशाल को घूरते हुए कहा, विशाल, तुम अपने रसूख का इस्तेमाल करके पहले बच निकले थे, लेकिन आज हमने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा कि तुम गुनहगार हो। तुमने ये जुर्म किया है। मैं तुम्हें तुम्हारे ओहदे से हटाता हूँ। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। पुलिस वालों ने आगे बढ़कर विशाल को पकड़ लिया। दूसरी तरफ विशाल के पिताजी श्रीमान वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर राकेश ने रिया के सिर पर हाथ रखा, उसकी हिम्मत की तारीफ की, उसकी बेटी अनुष्का का इलाज कराने का वादा किया और पुलिस की तरफ से माफ़ी मांगी। पुलिस के जाने के बाद रिया ने अपनी बेटी अनुष्का की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सुकून था। वो घुटनों के बल बैठ गई। अपनी बेटी की खातिर खुदा से अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। आंसुओं की लहर उसकी आंखों से बह निकली, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। अब घर में सिर्फ माँ बेटी की खामोशी थी और बाहर रात का अंधेरा एक नई सुबह की तरफ बढ़ रहा था। इंतकाम की आग बुझ चुकी थी और इंसाफ की रोशनी चमकने लगी।